हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास सीरीज़ में हम पढ़े हैं कार्तिकेयपुर राजवंश को, और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था निंबर शाखा के बारे में, यानी कि निंबर परिवार और उसके सभी शासकों के बारे में। आज हम उसी से आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की तीसरी शाखा, यानी कि तीसरे परिवार सलोणादित्य परिवार के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे की कहानी को भी समझ लेते हैं, जिससे कि आप सही ढंग से कनेक्ट हो पाएँ। तो दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश में हम पढ़ते हैं 3 परिवारों के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है बसंत परिवार का, दूसरा नाम आता है निंबरदेव परिवार और तीसरा जो नाम आता है सलोणादित्य परिवार का। तो बसंत परिवार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम निंबरदेव परिवार के बारे में पढ़ चुके हैं, इनके जो शासक रहे हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सलोणादित्य परिवार के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का चौथा पार्ट है, यानी कि इससे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश की 3 वीडियो बन चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले की वीडियो नहीं देखी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये पार्ट भी आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और तीनों पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद ही आपको दोस्तों ये चौथा पार्ट समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सलोणादित्य शाखा के बारे में, यानी कि सलोणादित्य परिवार के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो सलोणादित्य शाखा है या परिवार है, इसका पता हमको कहाँ से चलता है या कैसे चलता है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में और देसट देव के बालेश्वर अभिलेख में इस शाखा का उल्लेख मिलता है, यानी कि ये सलोणादित्य नाम का कोई परिवार था भी या सलोणादित्य नाम की कोई शाखा थी या नहीं, इसका पता हमको कैसे चलता है। एक तो चलता है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो मिले वहाँ से, दूसरा देसट देव का एक बालेश्वर अभिलेख मिला है, उसमें भी इस शाखा का उल्लेख मिलता है, यानी कि इस नाम की कोई शाखा भी थी, इसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, देसट देव जो है वो इसी शाखा का एक शासक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं ताम्रपत्रों में और इन्हीं अभिलेख में इस शाखा की नींव सलोणादित्य ने रखी है, ऐसा भी कहा गया है, यानी कि ऐसा भी उल्लेख किया गया है, ठीक। तो अब ये सलोणादित्य परिवार आया कहाँ से? उससे पहले तो निंबरदेव परिवार चल रहा था। तो माना ये जाता है कि जो दूसरी शाखा के कार्तिकेयपुर शासक थे वो क्षीण हो गए, यानी कि वो उनका कोई आगे वंश चलाने वाला नहीं बचा होगा, जिस कारण से जो सलोणादित्य है उसने इस परिवार की नींव डाली होगी, और इस परिवार को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं, सलोणादित्य परिवार। तो सलोणादित्य परिवार में सबसे पहले नाम तो सलोणादित्य का ही आएगा। तो सलोणादित्य को हम सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन था, ठीक। तो अभिलेखों में इसे स्वभुजा से राज प्राप्त करने वाला शासक कहा गया है, यानी कि अपने बलबूते पर राज करने वाला शासक इसको कहा गया है अभिलेखों में। साथ ही इसकी पत्नी का जो नाम है वो है सिंधवली देवी, बाकी इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, इतना सा इसके बारे में दिया हुआ है। तो अभिलेख में से क्या कह रहे हैं? स्वभुजा से राज प्राप्त करने वाला शासक कह रहे हैं, और इसकी पत्नी का नाम है सिंधवली देवी। फिर उसके बाद सलोणादित्य के बाद जो शासक बनता है वो बनता है इच्छट देव। तो इच्छट देव की भी बात कर लेते हैं। तो जो ये इच्छट देव है, ये था एक ब्राह्मण भक्त शासक, और इसको ब्राह्मण भक्त शासक कहा है सलोणादित्य के पुत्र पद्मट देव ने, ठीक। तो सलोणादित्य का पुत्र है एक पद्मट देव, उसका एक ताम्रपत्र मिला है। उस ताम्रपत्र के अनुसार जो इच्छट देव है उसको कहा है ब्राह्मण भक्त शासक, यानी कि ये क्या था? ब्राह्मण भक्त शासक था। उसके बाद इच्छट देव की बात करें तो इसका राज्य वर्तमान चंपावत पिथौरागढ़ क्षेत्र तक विस्तरित था, यानी कि इसका जो राज्य था वो पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत के पूरे क्षेत्र तक विस्तृत था, और इसकी पत्नी का नाम था सिंधु देवी। तो ये थे इच्छट देव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। पहला फैक्ट ये कि ये ब्राह्मण भक्त शासक था, इसका जो राज्य था वो चंपावत पिथौरागढ़ पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, और पत्नी का नाम है इसका सिंधु देवी। फिर उसके बाद इच्छट देव के बाद जो अगला शासक बनता है सलोणादित्य परिवार से, वो बनता है देसट देव। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों देसट देव की।
तो देसठ देव का एक ताम्रपत्र है बालेश्वर मंदिर में, यानी कि बालेश्वर मंदिर चंपावत में इसका एक ताम्रपत्र है, और इस ताम्रपत्र में इसको दीन दुखियों का रक्षक कहा गया है, इसको स्वर्ण दानदाता कहा गया है, इसको शत्रुओं के प्रयास को विफल बनाने वाला कहा गया है। तो इसका जो ताम्रपत्र है उसमें ये सारी चीज़ें कही गई हैं इसके बारे में। दीन दुखियों का रक्षक इसको बताया गया है, स्वर्ण दानदाता इसको बताया गया है, और शत्रुओं के प्रयास को विफल बनाने वाला इसको कहा गया है। ठीक, उसके बाद देसठ देव के बाद जो शासक बनता है वो बनता है पद्म देव। ठीक, यानी कि देसठ देव का ये उत्तराधिकारी होता है। तो अब इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो देसठ देव का उत्तराधिकारी है पद्म देव। ठीक है, और सुबक्सी राज देव के ताम्रपत्र में इसको कहा गया है, कई नामों से इसको संबोधित किया गया है। तो सुबक्सी राज देव के ताम्रपत्र में इसे परम माहेश्वर ब्राह्मण भक्त कहा गया है, सूर्य के समान प्रकाशवान कहा गया है, कर्ण कहा गया है, दधीची कहा गया है, और चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता कहा गया है। तो सुबक्सी राज जो है वो शरणोदित्य परिवार का अंतिम शासक भी है। ठीक, और इसी के अभिलेख में, यानी कि इसी के ताम्रपत्र में, सुबक्सी राज देव के ताम्रपत्र में जो आपका पद्म देव है उसको इतने नामों से संबोधित किया गया है। परम माहेश्वर ब्राह्मण भक्त कहा गया है, सूर्य के समान प्रकाशवान इसको बताया गया है, कर्ण कहा गया है। यहाँ पर कर्ण के बारे में आप सभी जानते होंगे, कुंतीपुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण जिसको कहा जाता है। दधीची के बारे में काफ़ी कम लोग जानते होंगे, तो दधीची के बारे में बता दूं ये कौन थे। तो दधीची नामक एक ऋषि थे, परोपकारी ऋषि, और इन्हीं ऋषि की रीढ़ की हड्डी से जो इंद्रदेव हैं उन्होंने एक शस्त्र बनाया था, और वो शस्त्र है आपका दोस्तों वज्र। आपने नाम भी सुना होगा वज्र का। तो वज्र नाम का जो शस्त्र बनाया था वो दधीची नामक जो ऋषि थे उनकी रीढ़ की हड्डी से बनाया था इंद्रदेव ने, और उसी वज्र से इंद्रदेव ने वृत्तासुर नामक एक दैत्य को भी मारा था। ठीक, तो इसको तभी दधीची की यहाँ पर उपाधि दी गई है सुबक्सी राजदेव के ताम्रपत्र में, और इसको चंद्रगुप्त से अधिक दानदाता भी कहा गया है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें पद्म देव के बारे में कही गई है। उसके बाद जो पद्म देव है इसने बद्रीनाथ को भूमि दान भी करी थी, यानी कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए पद्म देव ने भूमि भी दान करी थी, ऐसा ताम्रपत्र में कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट हैं आपके पद्म देव के। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ज़्यादा फैक्ट नहीं है, हर शासक से 1 2 3 फैक्ट ही हैं, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए। उसके बाद जो शासक बनता है दोस्तों वो बनता है आपका शरणोदित्य परिवार का, ये लास्ट शासक भी है, उसका नाम है दोस्तों आपका सुबक्सी राज देव। तो अब हम बात करेंगे सुबक्सी राज देव की। तो सुबक्सी राज देव, इसे परम वैष्णव तथा परम ब्राह्मण कहा गया है सुबक्सी राज देव को। इसे शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला भी कहा गया है। उसके बाद यह कार्तिकेयपुर राजधानी का अंतिम कार्तिकेयपुर शासक था। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुबक्सी राज जो था वो कार्तिकेयपुर राजधानी का अंतिम कार्तिकेयपुर शासक था, और इसी ने राजधानी भी परिवर्तित करी थी। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम राजधानी के बारे में पढ़ते थे, कार्तिकेयपुर की राजधानी के बारे में। तो मैंने बताया था कि सुबक्सी राजदेव ने कार्तिकेयपुर से राजधानी को परिवर्तित करा था, और वहीं पर सुबक्सीपुर में उसने राजधानी बनाई थी, और फिर इसी के बेटे नरसिंह देव ने फिर राजधानी को कहाँ, बैजनाथ स्थानांतरित कर दी थी। ठीक, तो ये हैं दोस्तों सुबक्सी राज देव के बारे में पॉइंट। और एक पॉइंट और है इसका कि लोक मान्यता है कि इसके बाद के शासक नरसिंह देव के समय राजधानी बैजनाथ घाटी में स्थापित की गई, किंतु इसके पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो कई इतिहासकारों का ये मत है कि पहले तो सुबक्सी राजदेव ने राजधानी सुबक्सीपुर बनाई, फिर इसी का एक बेटा था जिसका नाम था नरसिंह देव। तो नरसिंह देव ने राजधानी को वहाँ से स्थानांतरित कर दे, कहाँ बना दी, बैजनाथ घाटी में बना दी, और यहीं से उदय हो जाता है आपका कत्यूरी राजवंश का। ठीक, तो देखिए कई इतिहासकार मानते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश एक ही हैं। ठीक,
तो यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को एक ही मानने का कोई स्रोत या अभिलेख या ताम्रपत्र ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि भाई दोनों एक ही थे, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश दोनों एक ही हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही हमको अभिलेख मिला है, ना ही कोई साक्ष्य मिला है, ना ही कोई इतिहासकार ऐसा कहता है। ठीक, बल्कि एक इतिहासकार हैं, ख्याति प्राप्त इतिहासकार आप कह सकते हैं, यशवंत कटोच जी, उनका तो ये कहना है कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश जो कत्यूरी राजवंश है वो कार्तिकेयपुर राजवंश की चौथी पीढ़ी है। ठीक, तो देखिए समझिए आप यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना ये है कि अभी तक हम पढ़े हैं कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक, और कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन है? सुबक्सी राजदेव। ठीक, सुबक्सी राजदेव है। अब सुबक्सी राजदेव ने क्या कर दी भाई, जो राजधानी है वो स्थानांतरित कर दी सुबक्सीपुर, और इसी के बेटे नरसिंह देव ने सुबक्सीपुर से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? बैजनाथ घाटी में स्थानांतरित कर दी, और वहीं से उदय हो जाता है आपका कत्यूरी वंश का। ठीक, तो कार्तिकेयपुर राजवंश को ही कत्यूरी राजवंश कहा जाता है। इस संबंध में या इसे प्रमाणित करने के लिए कोई अभिलेख या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, इसलिए कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश को अलग अलग पढ़ना ही सही होगा। तो अभी तक हम क्या पढ़े थे? कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़े थे, अंतिम शासक की हमने बात कर ली, सुबक्सी राजदेव है। उसके बाद देखो अब राजधानी कहाँ चली गई? कार्तिकेयपुर से अब चली गई बैजनाथ। अब बैजनाथ जो घाटी है वहाँ पर एक नए वंश का उदय होता है जिसको हम कहते हैं कत्यूरी वंश। ठीक, और जो यशवंत कटोच ने बैजनाथ के कत्यूरी राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंश की चौथी शाखा माना है। ठीक, तो यशवंत कटोच जो है हमारे इतिहासकार, उन्होंने जो कत्यूरी राजवंश है जो कि बैजनाथ में अब उदय होगा, उसको जो अभी हम 3 परिवार पढ़ रहे थे, 3 शासक पढ़ रहे थे, तो चौथा शासक किसने माना है? यशवंत कटोच ने माना है, जो कत्यूरी राजवंश है उसको। ठीक, तो अब हम दोस्तों शुरू करेंगे बैजनाथ घाटी में कत्यूरी राजवंश का उदय, यानी कि कत्यूरी राजवंश को हम पढ़ेंगे। अभी तक हम किसको पढ़े थे? कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़े थे। ठीक, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कत्यूरी राजवंश का उदय कैसे हुआ, क्या फ़र्क है कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश में, क्यों हम दोनों को एक मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो सारा डिस्कशन हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक, तो दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश की आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इससे आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कार्तिकेयपुर राजवंश, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोग उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जान सके। साथ ही दोस्तों आपकी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर करें कि कैसा आपको लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो दोस्तों हमारा जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब वाला, उस पर प्रेस करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करनी है जिससे कि आने वाली जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।